Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. So, this is the third episode of most important questions for NMAT and I am sure कि आपने पहले दो lectures देखे हैं. अगर आपने किसी reason से miss कर दिए और आप NMAT को लेकर बहुत serious हो, so it's my sincere advice, please go and watch the other two lectures of this particular series. देखिए एनमैट में क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैट, तो हमें हर क्वेश्चन के लिए एक डिफरेंट टैक्टिक और स्ट्रैटेजी चाहिए, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए. और वही रीज़न है इस सीरीज़ को क्यूरेट करने का कि आपको मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस को एक तो हैंडल करना आ जाए, वेरिएशंस आपको समझ में आए, वैरायटी आपको समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको किस स्ट्रैटेजी के साथ क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, what should be the right way to tackle the questions. So ये सारी learning आपको तब होगी जब आप कुछ questions को देखेंगे, समझेंगे. So these sessions are really critical and reinstating my point, please do solve all these questions. तो classes को design भी इस तरह से किया गया है कि आप parallelly question solve करते चले. आपको मैं question दिखाती हूँ, time देती हूँ, ideally जितना time मैं आपको provide करती हूँ उतना sufficient होता है एग्जाम पीओवी के हिसाब से टू सॉल्व द क्वेश्चंस. बट अगर आपको लगता है कि अभी आप पेस नहीं मैच कर पा रहे तो भी क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिए. एक बार आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया उसके बाद ऑफ कोर्स इसी वीडियो में रीजनिंग भी प्रोवाइडेड होगी, तो आपको राइट अप्रोच भी समझ में आ जाएगी, करेक्ट आंसर भी पता चल जाएगा. जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको लगते हैं कि द लर्निंग्स विच आर देयर दैट यू शुड टेक, प्लीज डू कीप अ नोटबुक जहाँ पे आप की पॉइंटर्स, की लर्निंग्स, की टेक अवेज को नोट करते चले. कोई नया वोकैबुलरी वर्ड सीखा, कोई एनालॉजी का नया रिलेशनशिप सीखा, राइट, कोई पैराजंबल की ऐसी टैक्टिक है जो आपके लिए काम कर गई किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या कोई क्वेश्चन वैरायटी थी जो आपके लिए नहीं थी और उसकी स्ट्रैटेजिक अप्रोच हमने डिस्कस कर ली. तो जो भी आपको लगता है कि व्हाट कैन बी द की टेक अवेज, एटलीस्ट इफ वी सॉल्व 15 to 20 questions, there could be at least 7 to 8 important pointers that can emerge as learnings, right? So that would be my sincere suggestion to you. तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम सेशन को बिगिन करते हैं. ठीक है, माय नेम इज जूही नरूला. दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनमैट 2. वी हैव ऑलरेडी डन, द वीडियोज आर अवेलेबल. Right, so let's start with the first question. I will step aside, I will give you some time to solve the question and then I will explain the question in detail. Right, चलिए start करते हैं with the first question. So before you take a look at the options, analogy क्या है? Analogy is similarity, right? So there is a relationship provided. First step would be to decode this relationship. So it's important to understand what is the relationship between the given two words. So इस पेयर का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है और सिमिलर पेयर यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करनी है. तो यहाँ पर दो चीजें चेक होंगी, एक तो आपका लॉजिक और दूसरा आपका वोकैबुलरी. सो बोथ दीज आर रियली इंपॉर्टेंट. अगर आपको वर्ड्स पता है और आप रिलेशनशिप ट्रेस नहीं कर पा रहे तो भी दिक्कत वाली बात है, और आपको वोकैबुलरी नहीं पता तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट? तो इन केस अगर आपको लगता है कि वोकैबुलरी पे और काम करने की जरूरत है तो हमने दो स्ट्रैटेजी वीडियोस करी है इन आर फाउंडेशन सीरीज फॉर 2025. तो उसमें दो लेक्चर्स हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग के, वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, वेरी क्रिस्प लेक्चर्स. तो वहां पर आप एक बार रिविजिट करके अपने लिए स्ट्रैटेजीज डिवाइस कर सकते हैं, व्हाट वर्क्स फॉर यू, सो दैट यू कैन पैरेलली इनहांस योर वोकैबुलरी. और वोकैबुलरी का एक ऐसा एस्पेक्ट है कि वोकैबुलरी आप एग्जाम के दिन तक भी कर सकते हो. यूजुअली हम कहते हैं ना कि लास्ट के दिनों में पढ़ाई मत करो, एक दो दिन पहले पढ़ाई छोड़ दो, इजी रहो. वोकैबुलरी एक ऐसा डायमेंशन है जो आप लास्ट में एग्जाम से पहले तक एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, राइट? सो स्टार्ट इट राइट नाउ. अगर आपको ये लग रहा है कि अब तो बहुत लेट हो गया, तो अब दिमाग में ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करके जितना भी आप सीख सकते, देखिए जीरो से तो बेहतर ही होगा ना. अगर आप 50 नए शब्द भी सीख गए और उसमें दो वर्ड भी एग्जाम में आ गए तो आपके लिए तो एक विन विन सिचुएशन है, राइट? सो डोंट जस्ट हेजिटेट कि मैंने अभी तो शुरू नहीं किया वोकैबुलरी, अब मैं शुरू करूंगा या करूंगी तो क्या मुझे फायदा होगा. बिल्कुल होगा, राइट? यू विल बी डेफिनेटली बेटर with what you are at this present moment of time, right? तो enhancement तो vocabulary में होगा ही. अब कितना होता है ये आपके पास कितना समय और आपका कितना dedicated effort है उस पर निर्भर करता है. But irrespective of the time or you know when are you starting, just begin with the process without overthinking. You will learn, you will get better in any of the case. ठीक है, चलिए question trace करें.
I'll pronounce this word for you. This is chiaroscuro. So chiaroscuro का actually मतलब होता है, it's basically a technique in which you talk about the treatment of light and shade in drawing and painting, right? तो आप देख रहे हो chiaroscuro is a technique where we are using light and shade in painting. So it's a strategy, it's a technique used for painting. Right now you can come to the other relationship. आपने अब relationship trace कर लिया तो you can go to the other part and see कि foreshadowing क्या है. तो जब हम बात करते हैं foreshadowing की तो ये बेसिकली एक लिटरेरी टेक्निक होती है. जैसे chiaroscuro एक पेंटिंग की टेक्निक है, इसी तरीके से एक लिटरेरी टेक्निक होती है foreshadowing. राइट, प्लॉट डेवलपमेंट इज टू स्पेसिफिक, इट्स नॉट अ टेक्निक. Narrative structure, it's a broader framework, not a device like foreshadowing. Then suspense can be a result of foreshadowing, right? Or mood, it's an effect created, right? Mood क्या होता है, एक effect create होता है. Again, it's not the technique, right? तो अब अगर हम choice देखें और relationship को establish करने की कोशिश करें तो कौन सा relationship rightly work करेगा? That foreshadowing is basically a literary technique. So it's basically an indication of what is to come, right? Or there is a use of such indications in work of literature कि आने क्या वाला है, right? So that's how we will pick C as the right answer, right? So chiaroscuro is a type, it's a basically a technique used in painting. Foreshadowing is a technique used in writing, right? So what will be the correct answer? We'll go for C as the right choice. तो अब ये दोनों words आप note down कर लीजिए because there is learning and you can see how the relationship can be created. And let's move to the next question. So here there is a paragraph provided. तो इस paragraph की आपको summary create करनी है. अब अच्छे से पहले paragraph पढ़िए. जब भी हम summary questions की बात करते हैं, क्या strategies हम follow करते हैं. देखिए, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्रक्स ऑफ द डिस्कशन आइडेंटिफाई हो जाए कि पैसेज में चल क्या रहा है. जब तक आपको पैसेज अच्छे से पकड़ में नहीं आएगा, आप समरी तक नहीं पहुंच सकते. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको की एस्पेक्ट्स को कवर करना है. तो पैसेज में मल्टीपल पॉइंटर्स हैं. तो बेसिकली समरी कहती है कि आइडियली जितना आपको टेक्स्ट प्रोवाइडेड है उसकी 1/3 लैंग्वेज में, 1/3 ऑफ द वर्ड्स में आप समरी का आइडिया कन्वे कर दीजिए. अब यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है कि इररेलेवेंट पॉइंटर्स को आपको हटा देना है और रेलेवेंट पॉइंटर्स को इंक्लूड करना है. सपोज करिए आपने एक ऑप्शन देखा जो समरी तो क्रिएट कर रहा है बट उसमें रेलेवेंट पॉइंटर्स नहीं है और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है तो सही टेक्स्ट में प्रेजेंट बट इट्स नॉट एडिंग वैल्यू और इज नॉट द कोर मैसेज द पैराग्राफ इज ट्राइंग टू कन्वे. तो वो इस केस में एक स्ट्रॉन्ग समरी नहीं मानी जाती, राइट? ध्यान रखेंगे कि जो समरी का ऑप्शन होता है वो कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट कर सकता. So it could be no new information, right? इसका ध्यान रखेंगे, right? Another point while we are doing summary is that it cannot tamper the existing information, distortion नहीं create कर सकता, राइट? तो अगर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इंफॉर्मेशन कन्वेड है पैसेज में उसके अगेंस्ट जा रहा है यानी कि प्रिसिशन मिस कर रहा है, दैट अगेन कैन नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग पैरा समरी क्वेश्चन, राइट? सो सारे की पॉइंटर्स इंक्लूड करें, रेलेवेंट डिटेल्स को रखें, इरेलेवेंट डिटेल्स को आप हटा दीजिए, डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, नई इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, राइट? दीज शुड बी द की पॉइंटर्स टू कवर द पैरा समरी क्वेश्चन. सो आई स्टेप असाइड, यू कैन रीड द पैराग्राफ नाइसली, देन आई शो यू द ऑप्शंस. जब आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तब आप अपना वीडियो को वापस ऑन करके एक्सप्लेनेशन देखिएगा. तो आई एम गिविंग यू गुड टाइम ताकि आप इस गिवन टाइम में एज पर द एग्जाम स्पीड क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है तो आप क्या करिएगा, वीडियो के पेस के साथ अलाइन रहिएगा. अगर आपको लगता है कि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो यू कैन पॉज द वीडियो बिफोर गोइंग टू द ऑप्शंस. अच्छे से प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करिए. चलिए अब मैं आपको पैसेज समझाती हूँ. सो वील गो टू द पैसेज. तो क्या बोल रहा है पैसेज? रिट्रेसिंग ट्वेन्स रूट फ्रॉम मेम्फिस टेनेसी टू न्यू ऑर्लियंस लुसियाना ब्राउन फाउंड्स. तो ट्वेन के रूट को ट्रेस कर रहे हैं, रिट्रेस कर रहे हैं ब्राउन. एंड व्हाट डज ही फाइंड? दैट द कंटेम्पररी पाथ far less romantic but no less intriguing. So intriguing होता है which excites you, which creates interest, right? Then Twain did a century and a half earlier. तो Twain ने ये एक century and a half earlier किया था. Brown is not finding it as romantic as Twain did, but he's still intrigued with the path, with the route.
pondering what it means to know something as massive, as complex and dynamic as the mighty Mississippi. Mississippi, you know, it's a huge river. Brown encounters, तो Brown क्या क्या encounter करते हैं? Museum models, riverboat simulators, and an intertwining मतलब interconnected network of financial, environmental and cultural interests along the way. So while he is exploring the river, what are the encounters of Brown that have been mentioned? The viewing experience. So if you're seeing a huge river, that mirrors a riverboat ride with Brown's deliberate pace, slowly revealing. So Brown is basically keeping his pace to be slow. Revealing matlab showcasing new scenes to assimilate. Assimilate matlab to gather. So you are taking the scenes that you're gathering so that you can create a broader picture, you can understand better. And it is clearly mentioned that the pace is kept deliberately slow, janbooch ke. So ultimately the work arrives at something quietly ambitious as a contemplation of human need. So eventually what it is, a contemplation of human need to understand and control, and the ultimate impossibility of ever fully doing so. So basically there's a human need, we want to understand everything, we need to take control of everything, that's at least the desire. But the idea is it's impossible. You cannot fully understand everything, you cannot fully control everything, right? So here there is a philosophical angle also introduced. Now you can take a look at the options. जिनको पैसेज समझ में नहीं आया था, मे बी यू कैन गॉज एट द ऑप्शंस अगेन फॉर बेटर क्लैरिटी. तो पैसेज किस पे एम्फेसाइज कर रहा है कि ब्राउन एक्सप्लोर कर रहे हैं मिसिसिपी को एज अ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक सिस्टम, एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द ह्यूमन डिजायर टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल इट. और लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि भाई डिजायर तो है बट अल्टीमेटली इट्स इम्पॉसिबल ऑफ बीइंग एबल टू फुली कंट्रोल समथिंग, राइट, fully understand something. So now let's explore the options that are provided. So A option says Brown recreates Twain's journey exactly as it was, showing that Mississippi remains unchanged over a century and a half. So this is focusing only on retracing Twain का रूट. तो एग्जैक्टली ये पॉइंट तो सही है कि ट्वेन के रूट को रीट्रेस करा गया है, बट जो डीपर रिफ्लेक्शन था, जो लास्ट लाइन में प्रेजेंट था कि ह्यूमंस कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड और कंट्रोल एवरीथिंग, वो वाला एस्पेक्ट मिसिंग है. तो जो क्रूशियल एस्पेक्ट था कि दैट यू नो दैट इंट्रोस्पेक्शन, दैट रिफ्लेक्शन, दैट ह्यूमन डिजायर इज देयर टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल बट वी कैन नॉट इवेंचुअली फुली डू इट, वो वाली एस्पेक्ट ए कवर नहीं करता, राइट. तो जैसा मैंने आपको कहा कि समरी का की एरियाज को कवर करना क्रूशियल है, एंड दैट्स व्हाट ए इज नॉट डूइंग. नाउ कमिंग टू बी, the work explores the complexity of the Mississippi, highlighting human attempts to understand and control it despite inherent limitations. So अब इसमें भी क्या लैंडस्केप चेंजेस को हाईलाइट किया जा रहा है, हिस्टोरिकल कंटेम्प्ररी कॉन्ट्रास्ट भी है, बट ह्यूमन इंट्रोस्पेक्शन वाला एस्पेक्ट भी नहीं कवर कर पा रहा. सी पर आते हैं. ब्राउन फोकसेस प्राइमरीली ऑन हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड रिवर बोट्स टू प्रोवाइड अ ट्रैवल गाइड फॉर कंटेम्प्ररी टूरिस्ट. So in that case, so it basically covers both the aspects. It talks about the complexity of Mississippi and the later part of the discussion where humans want to understand and control, but still it is impossible to do so. So B is a good choice to keep. Coming to C, Brown focuses primarily on historical landscapes and river boats to provide a travel guide for contemporary tourists. This is distortion, right? कोई contemporary tourist के लिए travel guide वाला idea है ही नहीं. The paragraph emphasizes the technological advancement along the Mississippi as a measure of human superiority over nature. No such comparison. The work argues that Mississippi's cultural and financial aspects are more important than its physical or natural characteristics. Again, whenever there is a comparative term coming, you have to be really suspicious, right? वो आप क्या बोलते हैं, सच वाला idea that you know usually trap answer choices are there. तो कैसे रखेंगे हम अपना एलिमिनेशन का तरीका कि P पार्शियली करेक्ट आंसर को हटाइए, जिस रीजन से हमने ए को एलिमिनेट किया, ठीक है. ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए. आई विल गिव यू द आइडिया. P is partially correct, so eliminate the partially correct answer, then go for U. U is unstated information, है ना, आप उसको हटाइए. Unstated information cannot be the part of the answer. S will be stronger claim. Author के claim से ज्यादा stronger claim correct answer नहीं हो सकता.
तो एक्सट्रीम लैंग्वेज में कौन से वर्ड्स आए? ऑल, ऑलवेज, नॉन, ओनली, मस्ट, नेवर। इनको लेकर हमेशा सस्पिशियस रहिए, यूजुअली इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस होते हैं। एंड एच इज हेल्दी कंपैरिजंस, आपको ट्रिक करने के लिए। तो आप ऐसे पुश की तरह याद कर सकते हो, पुश दीज चॉइसेस आउट, राइट। तो हेजी कंपैरिजन, आप सुपीरियोरिटी वाला तो पॉइंट ही रेज नहीं है, तो आपने क्या किया? डीई तो आपने एच वाले एस्पेक्ट से एलिमिनेट कर दिया, पार्शली करेक्ट से ए एलिमिनेट हो गया, राइट। एंड कंटेम्पररी टूरिस्ट इज आउटसाइड इंफॉर्मेशन, तो फिर बचता क्या है? बी। वही 4 टूल्स हैं जो हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। आरसी में भी ये बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में मैंने कई बार आपको क्लास में बताया है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आए, एक्सट्रीम लैंग्वेज आए, उसको लेकर हमेशा आपको केयरफुल रहना है। और क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो पैसेज बेस्ड होते हैं, समरी के हो गए, आरसी के हो गए, वो एविडेंस बेस्ड रीजनिंग होती है, मतलब द आंसर हैज टू कम फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट। देयर इज नो अदर वे आउट कि आंसर पैसेज के बियॉन्ड आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा कि पैसेज से ट्रिकल डाउन होना जरूरी है। तो डिस्टॉर्टेड मीनिंग हो नहीं सकता, मिस रिप्रेजेंटेशन हो नहीं सकता, आउटसाइड आइडिया इनकॉर्पोरेट होगा नहीं। तो मुश्किल नहीं है अगर आप गेम समझ जाएंगे। तो होता क्या है कि अगर आप एक थॉटलेसनेस के पुट करते हुए, मतलब बिना सोचे समझे बस करे जा रहे हैं प्रैक्टिस, विदाउट रिफ्लेक्टिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द गेम, विदाउट ट्राइंग टू इंश्योर दैट यू अप्लाई वॉट एवर स्ट्रैटेजीज आर टॉट टू यू, तो फिर क्या होगा कि बहुत सवाल, 100, 200, 500 सवाल करने के बाद पकड़ बैठती है। बट अगर माइंडफुल होके सवाल करेंगे, स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे, तो कम क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि एफिशिएंसी आ रही है, एक्यूरेसी आ रही है, चीजें कंट्रोल में आ रही है, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी शुड गो फॉर बी एज द राइट आंसर, ठीक है। और ये लिख लीजिएगा आप, ये जो मैं आपको शुरू में भी बोल रही थी कि एक नोटबुक रखिए साथ में, जो की लर्निंग्स है उनको लिखते चलिए, राइट। क्योंकि फिर आप सेशन रिवाइज तो करेंगे नहीं, आप ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, फिर आपको पता रहेगा कि कौन से पॉइंटर्स को लेकर आपको रिविजन करना है, ठीक है। चलिए, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट्स अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। पहली क्लास में जो इसका फर्स्ट सेशन था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस कंप्लीशन की स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करी थी। तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई विल गिव यू गुड टाइम टू सॉल्व इट। चलो, सो लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस। अगर और ज़्यादा टाइम चाहिए आप ले सकते हो, 10-20 सेकेंड और ले सकते हो क्वेश्चन पे, तो आप वीडियो को पॉज कर देना एंड यू कैन टेक मोर टाइम टू सॉल्व इट। The commission recommended dash safeguards rather than dash bans that create publicity but leave the incentives intact. ठीक है, तो किस तरीके के सेफगार्ड्स कमीशन रेकमेंड करेगा? प्रोविजनल क्या होते हैं? जैसे आपने बोलते हैं ना, प्रोविजनल मार्कशीट आप दे दीजिए, आपने आई एम श्योर सुना होगा फॉर्म्स फिलिंग के टाइम। तो प्रोविजनल मीन्स टेम्पररी, ठीक है। और इनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज केपेबल ऑफ बीइंग इफेक्टिव। तो कमीशंस विल रेयरली प्रेफर टेम्पररी सेफगार्ड्स ना। टेम्पररी सेफगार्ड क्यों लगाएगा कमीशन? तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कि कैसे सेफगार्ड्स लगाएगा। तो प्रोविजनल तो नहीं लगाएगा। सुपरफिशियल मीन्स शैलो, which do not have depth, right? So again, why would anybody want to go for superficial safeguards या shallow जो actual value नहीं provide कर रहे, right? So retaliatory का मतलब होता है आप taken in revenge, तो आप retaliation वाला आइडिया नहीं लेकर आ सकते। Vindictive का क्या मतलब होता है? motivated by spite या desire to punish। सो अगेन विंडिक्टिव इज नॉट अ गुड चॉइस। तो कैसे रिफॉर्म्स लेगा, कैसे सेफगार्ड्स लेगा? प्रोसीजरल सेफगार्ड्स लेगा रादर देन एब्सोल्यूट बैन्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट बैन्स नहीं करेगा, प्रोसीजरल का मतलब क्या हो गया? यू आर बेसिकली सेफगार्डिंग रूल बेस्ड प्रोटेक्शंस, राइट। सो दैट कैन बेसिकली चेंज हाउ डिसीजंस आर मेड रादर देन पुटिंग एब्सोल्यूट बैन्स that create publicity but leaves the incentives intact। तो पहले ब्लैंक पे ही हो जाएगा कि कमीशन किस तरह का। अब अगर कमीशन कोई सेफगार्ड को प्रेफर कर रही है तो प्रोविजनल टेम्पररी है, उसको कर नहीं सकती। सुपरफिशियल शैलो है। रिटेलिएशन विद्रो करना होता है। विंडिक्टिव मतलब तुमने हेटरेड में कोई मेजर लिया, तो प्रोसीजरल एग्जैक्टली फिट्स इन। तो कई बार आप एक ब्लैंक को भी डिकोड कर लोगे ना, तो भी क्वेश्चन सॉल्विंग आपके लिए इजी हो जाएगी। जब भी हम एनिमी के साथ
लड़ाई लड़ते हैं, तो अगर हमारे पास 4 एनिमीज हैं, हम 4 के साथ एक साथ नहीं लड़ेंगे, हम 2 को स्ट्रैटेजिकली एलिमिनेट करेंगे, फिर बाकी 2 से लड़ाई करेंगे सो दैट वी कैन पुट आवर एनर्जी बेटर। तो सिमिलरली आप कोशिश करिए कि कोई एक ब्लैंक को आइडेंटिफाई कर लें, उसके बेसिस पे एक राउंड ऑफ एलिमिनेशन कर लें। कई बार एक राउंड ऑफ एलिमिनेशन में भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं, फिर भी नैरो डाउन होते हैं, तो अभी आपको 5 की बजाय 2 ऑप्शंस को हैंडल करना है, विच मेक्स इवेंचुअली द गेम ईजियर। ठीक है, सो इन दिस केस वी विल गो फॉर बी एज द राइट आंसर। चलिए, so this is another flavor of para jumbles where you are provided with the opening statement, you are also provided with the closing statement, right? तो S1 will open, S6 will close, in between these are 4 statements, तो आपको strategically sentence placement करनी है ताकि एक meaningful paragraph बन जाए। तो यहाँ पर आपके पास options भी हैं which will of course make the game simpler। तो options हैं तो wisely options को pick करिए, है ना। S1 के साथ देखिए क्या कोई sentence आप connect कर पा रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शंस है, कोई मैंडेटरी पेयर बनता है क्या। तो वही स्ट्रैटेजीज है, क्रक्स आइडेंटिफिकेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव्स पे ध्यान देंगे, प्रोनाउंस पे ध्यान देंगे, ट्रांजिशन वर्ड्स पे फोकस करेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। सो दीज आर फ्यू स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन अप्लाई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेट। चलिए, सो इन केस इफ यू नीड मोर टाइम, पॉज द वीडियो, लेट मी बिगिन विद द discussion. For many urban elites, the decline of the peasants seemed the natural price of progress. So, peasants का decline is actually showing progress. अब जो next idea होगा वो इस idea को आगे लेकर जाएगा। अगर आपका कोई इनिशियल स्टेटमेंट है, एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, उस डिस्कशन को प्रोग्रेस देगा। तभी तो हम बोलते हैं कि कोहेसिवनेस होनी जरूरी है, कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। तभी तो पैराजम्बल्स का सेंस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग क्या है, यू फाइंड कनेक्शन बिटवीन द स्टेटमेंट्स, यू फाइंड दैट कनेक्ट सो दैट द फ्लो इज इजी, राइट। सो लेट्स सी, Western thinkers across the spectrum predicted agriculture would be monopolized by large capital and machinery। तो Western thinkers ने क्या predict किया कि जो एग्रीकल्चर है वो मोनोपोली क्रिएट कर देगा। अब देखते हैं, इन पोलाइट कॉन्वर्जेशन द वेरी वर्ड पेजेंट ऑफन फंक्शंस एज एन इंसल्ट एज इफ इट्स नेम सब प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। तो अब अगर आप यहाँ पे पेजेंट वाला आइडिया देखते हैं तो ये S1 में ओरिजिनेटेड है और उसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है कि अर्बन एलिट्स के लिए क्या है, पेजेंट्स का डिक्लाइन क्या रिफ्लेक्ट करता है कि इट्स अ नेचुरल प्राइस ऑफ प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस होगी तो पेजेंट्स को कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसको हम्बली प्रेजेंट करें तो वर्ड पेजेंट कैसे फंक्शन करता है, एज एन इंसल्ट इफ इट्स अ प्रॉब्लम दैट हैज टू बी सॉल्व्ड। सो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट स्टेटमेंट 1 के बाद आप क्यू को प्लेस कर सकते हो। देखते हैं कोई और ऐसा ऑप्शन है जो हमें S1 के बाद मिलता है। स्मिथ इमेजिन लैंड ओनर्स इंप्रूविंग एस्टेट्स, मार्क्स ड्रीम्ड ऑफ मॉडर्न सोशलिस्ट मैनेजमेंट रिप्लेसिंग स्मॉल होल्डर्स, as cities swelled, people projected a future of empty countryside, automated yet bucolic and nearly peopled by no one. Yet dismissing peasants as anachronisms ignores how deeply they have shaped land, labor and food systems. देखो, S6 तो एक अच्छे से आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे पेजेंट्स को इग्नोर कर दिया गया है। सो नाउ इफ यू टेक अ लुक एट दिस स्टेटमेंट 1 के बाद वेस्टर्न थिंकर्स के आइडिया को इंट्रोड्यूस करके अगर आप पेजेंट्स की एक्सप्लेनेशन को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, लॉजिक नहीं बनाता। स्टेटमेंट 1 के बाद कोई भी प्लेसमेंट आप करें, वेदर यू डू इट ऑफ स्टेटमेंट P और ऑफ R और ऑफ S, यू कैन नॉट पुट स्टेटमेंट क्यू लेटर, राइट, क्योंकि कहीं भी क्रोनोलॉजिकल फ्लो या आइडिया फ्लो में वो हेल्प नहीं करेगा। तो एक्चुअली में S1 के बाद क्यू ही ऐसा स्टेटमेंट है जो जस्टिस कर पाएगा क्यू के प्लेसमेंट को और आपको एक मैंडेटरी पेयर दे देगा, तो विच इज हैपनिंग ओनली इन चॉइस ई। सो एट टाइम्स लाइक आई टोल्ड यू, अगर आपने एक कनेक्ट भी स्टैब्लिश कर लिया कि दो ऑप्शंस वर इजी, यहाँ पर अगर 2 क्यू रख देते तो फिर आपके लिए 2 ऑप्शंस में नेविगेट करना पड़ता। अब यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा, तो ठीक है यार, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आसानी से एक बॉल कैच करवा रहा है पकड़ लीजिए, वहां पर आप क्यों ओवरवेलम हो रहे हैं। आपका देखिए काम है राइट आंसर्स तक पहुंचना, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब crook in this case is by using options. So if you can intelligently navigate through the options, भाई यहाँ पे पेजेंट का आइडिया इंट्रोड्यूस्ड है कि इट इज द नेचुरल प्राइस, और फिर पब्लिक कॉन्वर्जेशन में पेजेंट्स को एज एन इंसल्ट की तरह देखा जा रहा है, जैसे कोई परेशानी हो जिसको सॉल्व करना हो। तो स्टेटमेंट 1 के बाद क्यों एक लॉजिकल फ्लो देता है डिस्कशन को, क्यों के अलावा और कोई सेंटेंस लॉजिकली फ्लो एस्टैब्लिश नहीं कर पाता।
और आपने क्या किया, प्रेजेंस का आइडिया इंट्रोड्यूस किया, फिर उसी को और पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं या उसी को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यू वाला ऑप्शन सिर्फ ई में, तो वेरी इजीली वी कैन पिक अप ई एज अ राइट चॉइस। और आप अगर वैलिडेट करना चाहें तो QPRS एक बार वैलिडेट कर लीजिएगा, सीमलेस फ्लो इस्टेब्लिश आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स एन इजी वन। सो डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बट अगेन द की चैलेंजेस यू शुड नो द कीवर्ड। अगर वो नहीं आता तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाओगे, दैट्स समथिंग विच वी शुड नो। So the word is apisiopsis. How do you pronounce it? Apisiopsis. ठीक है, so this is basically a device of suddenly breaking off in speech. So what does it mean? That you are breaking off in middle of the discussion. तो अब हमारे पास क्या options available हैं? Let's explore the answer choices that we have. So it's a rhetorical breaking, like I told you. Reticence क्या होता है? Reticence is basically a person who does not speak much. जैसे अभी किसकी बात कर सकते हैं, अभिनव बिंद्रा एक बहुत फेमस इंडिया के शूटर थे जिनको गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक में। तो जब उनको गोल्ड मेडल मिला तो पीपल अराउंड वर वेरी एक्साइटेड, दे वर सेलिब्रेटिंग, इंडिया गॉट द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन दैट ओलंपिक, बट ही वाज एब्सोल्युटली शांत, राइट। ही अदरवाइज इज आल्सो नॉट वेरी एक्सप्रेसिव जितना उनका पब्लिक डीलिंग्स रहते हैं। तो कई न्यूज़पेपर्स ने ऐसा न्यूज़ पब्लिश किया, रेटिसेंट बिंद्रा बैग्स द गोल्ड। सो रेटिसेंट इज बेसिकली जनरल रिलक्टेंस या यू आर रिजर्व्ड इन स्पीकिंग। सो रेटिसेंस तो फिट इन नहीं होता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, पर्सीफ्लेज, इट्स लाइट फ्रिवलस बैंटर जो होता है ना, सो अगेन दैट डज नॉट फिट इन। इंटरजेक्शन तो ब्रीफ एक्सक्लेमेशन होता है, सो इट्स नॉट अ सडन ब्रेक इन द स्पीच। देन व्हाट इज द चॉइस दैट वी हैव एलिप्सिस, जो परफेक्टली मैच करता है। ठीक है, सो एलिप्सिस कैप्चर्स द ट्रेलिंग ऑफ या ओमिशन वाला आइडिया। सो वी कैन कीप ellipsis as the answer, ellipsis as the answer. So we will go for D as the right choice. So let's start solving this particular question. So it's a question based on sentence correction. Logically देखिए कि कैसे आप अंडरलाइन पोर्शन में एरर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऑप्शंस चुनिए जिसमें एरर आपका सॉर्ट होता हो, कोई नया एरर इंट्रोड्यूस ना होता हो, मीनिंग चेंज ना हो. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू चेक दैट द इंटेंटेड मीनिंग डज नॉट गेट टेम्पर्ड एंड चूज द आंसर चॉइस विच इज एबल टू कन्वे द मीनिंग इन द लीस्ट यूज्ड वर्ड्स, मतलब इन द फ्यूएस्ट वर्ड्स, राइट. तो 3 क्राइटेरिया को ध्यान रखेंगे. द फर्स्ट इज दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, second precise, and third you have to be concise in nature. Keep these 3 pointers in mind. चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व. साइंटिस्ट की नोट एड्रेस नेम्ड नॉट ओनली to highlight the urgency of climate adaptation but also. So देखिए not only but also. So when we talk about not only but also, इनको आप पेयर्ड कंजंक्शंस कहते हैं और ये एक लिस्ट फॉर्मिंग में मदद करती है. तो ये बेसिकली क्वेश्चन पैरेलल स्ट्रक्चर का है. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि पैरेलल स्ट्रक्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फ्रीक्वेंटली टेस्टेड है. इनफैक्ट मैंने आपको 6 मेजर कॉन्सेप्ट्स दिए. प्रीवियस 2 लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा. आई हैव टॉक्ड अबाउट दोज 6 कॉन्सेप्ट्स. सो पैरेलल स्ट्रक्चर में क्या आइडिया होता है कि जो भी लिस्ट बनती है उसका ग्रामेटिकल फंक्शन सेम रहता है. सो दिस इज व्हाट यू से इन पैरेललिज्म कि आप एंड, बट और नॉर को इस्तेमाल करते हैं या फिर पेयर्ड कंजंक्शन जैसे नॉट ओनली but also, either or, neither nor, right, and both and. तो ये स्टैंडर्डाइज कॉम्बिनेशंस हैं. इन कॉम्बिनेशंस को आप टैम्पर नहीं कर सकते और इनसे जो भी एलिमेंट्स आप कंबाइन कर रहे हैं उनका जो ग्रामेटिकल फंक्शन है वो सेम रहेगा. तो इन दिस केस इफ यू सी यहाँ पर टू हाईलाइट है. सो टू हाईलाइट क्या हो गया? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विच इन टेक्निकल टर्म्स वी कॉल इन्फिनेटिव, है ना. तो इधर आपने इन्फिनेटिव लिया, इधर आपने जेरेंड ले रखा है, इनोवेटिंग, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, फॉस्टरिंग. तो ईयर
योर जेरेंड इज देयर, तो लिस्ट में दोनों साइड या तो जेरेंड हो या दोनों साइड इन्फिनेटिव हो. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नॉन अंडरलाइन पोर्शन है उसको आप ग्रामेटिकली करेक्ट कंसिडर करेंगे, वहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वहां पे कोई टैम्परिंग नहीं करनी. तो हमें बेसिकली जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको चेंज करना है. सो इफ नॉन अंडरलाइन पोर्शन इज हैविंग एन इन्फिनेटिव इन इट, वील ब्रिंग इन्फिनेटिव हियर इन द अंडरलाइन पोर्शन एज वेल, राइट. सो टू इनोवेट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है, to foster global partnership and to confront environmental inequities, right. तो हर जगह infinitive आ गया instead of gerund, error rectify हो गया, A is a good choice to keep with. अब यहाँ पे देखिए सेम आइडिया चल रहा है, फॉस्टरिंग, इनोवेटिंग, कन्फ्रंटिंग का. सो द एरर इज नॉट रेक्टिफाइड. अगेन सेम इनोवेटिंग, इधर इनोवेटिंग रखा, इधर दो पार्शियली करेक्ट कर दिया, बट इधर इनोवेटिंग और कन्फ्रंटिंग रखा तो सी भी नहीं हो सकता. इधर टू इनोवेट करेक्ट कर दिया, बट इधर फॉस्टरिंग रखा, इधर कन्फ्रंटिंग रखा. सो अगेन इट हैज टू बी सेम इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. एंड सिमिलरली इफ यू सी हियर इनोवेटिंग और फॉस्टरिंग रखा, इधर टू कन्फ्रंट कर दिया, तो एक जगह सही किया, दो जगह incorrect usage है. So this is not how list is constructed. All the elements in the list would have the same grammatical function. So we will pick A as the right answer. I hope this is clear. Now let's move to the next question. Let's try this question. So underline portion tempest in a teapot होगा. I will underline it for you. So tempest in a टीपॉट बेसिकली क्या होता है, एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होता है. इसका मतलब होता है छोटी सी बात का बखेड़ा बना देना, ठीक है. सो मेकिंग अ बिग फस ओवर समथिंग माइनर, ठीक है. मेकिंग अ बिग फस ओवर समथिंग माइनर, ठीक है. सो छोटी सी बात को जब आप बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर देते हो उसको बेसिकली टेम्पेस्ट इन अ टीपॉट कहते हैं. अब एक बार आप पूरा सेंटेंस भी पढ़ लीजिए. द फिलोसोफर्स लेटेस्ट ट्रीटीज वाज डिसमिस्ड बाय क्रिटिक्स एज अ टेम्पेस्ट इन अ टीपॉट, provoking outrage over a minor theoretical disagreement. So exaggerating a trivial issue into seemingly something important, that's right. Presenting a groundbreaking argument, तो groundbreaking होता है कोई extraordinarily आपने नया opinion लेकर आ गए, that's not happening. Stirring a controversy मतलब कोई controversial मुद्दा उकसाना. Ignoring significant flaws, no. Transforming a complex problem into a simple model, right. It's not something in a positive term use, it's usually in the negative aspect. So A is a good choice to go for as the right answer. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's take a look at the next question. I've already given you the strategies in detail. आपको मैं पहले सारे फर्स्ट ब्लैंक्स के मीनिंग बता देती हूँ. डोसाइल जो आसानी से बात मान जाए, एब्स्ट्रूज कंफ्यूजिंग, एरोडाइट इज वाइज, ल्यूसिड क्लियर, इनोवेटिव इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है. अब देखिए इफ दैट हेल्प्स यू सॉल्विंग द क्वेश्चन. स्लिपशॉट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ केयर, थॉट और ऑर्गेनाइजेशन. सुपरफिशियल क्या होता है, सुपरफिशियल इज समथिंग विच इज नॉट हैविंग रियलनेस इन इट, राइट. सो तब हम बोल देते हैं कि सुपरफिशियल बिहेवियर था या सुपरफिशियल तरीके से बोल लिया. और परफंक्ट्री क्या होता है, कैरिड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट, फीलिंग और एफर्ट. मेथोडिकल इज वेर यू आर प्रॉपरली फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर. फ्लेक्सिबल क्या होता है, वेर यू आर रेडी एंड विलिंग टू ब्रिंग इन चेंज, राइट. आपके मूवमेंट फ्लेक्सिबल हैं उस हिसाब से, ठीक है. तो अगर हम फर्स्ट ब्लैंक से स्टार्ट करें, इन अ लेटेस्ट मोनोग्राम the historian wove together a tapestry of ideas that impress scholars with its dash theoretical insight. अगर scholars impress हुए हैं तो idea क्या होगा, positive idea होगा, right. So see, pay attention to it. The authors, scholars are impressed. So how with the theoretical insight? So what would be the idea? It will be a positive word that will fit into. Docile idea, abstruse idea नहीं हो सकता, right. So you can keep basically all three meanings. Erudite भी हो सकता है, full of knowledge, lucid भी हो सकता है, clear insights से, innovative, creative भी हो सकता है. अब देखिए, टेक अ लुक एट द सेकेंड पार्ट, बिकॉज इट्स लाइक फिक्सिंग अ पजल. तो आपने एक पोर्शन फिक्स कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूटिलाइजिंग दैट क्लू टू मूव टू द नेक्स्ट ब्लैंक, राइट. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट ब्लैंक. So, yet reviewers were quick to note that works dash empirical underpinnings which left her bold claims insufficiently substantiated. मतलब जो उनका काम था वो insufficiently substantiated था,
ठीक है, तो आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए ना बेसिकली, जो फिट इन ही नहीं हो रहा। फ्लेक्सिबल तो कॉन्टेक्स्ट में बैठेगा नहीं, मेथोडिकल भी नहीं बैठेगा। तो परफंक्टरी अभी हम पढ़ के आए हैं, समथिंग विच इज कैरिड आउट विदाउट रियल lack of genuine interest. So perfunctory suits in well with the story that we are having. So C is a good choice to go for. Let's move to the next analogy based question. So basically neuron is a basic functional unit that forms the brain. So right, neuron क्या है? Basic functional unit है ना. Neuron क्या है? I'm sure आपने इतनी biology तो पढ़ी है. Basic functional unit. सो न्यूरॉन की बेसिक फंक्शनल यूनिट ब्रेन है, तो सर्किट की क्या हो गया? सर्किट इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट फॉर कंप्यूटर्स, सो वी कैन गो फॉर ए एज द राइट आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई रीडिंग दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. अच्छे से पढ़ो, गेट द सेंस ऑफ इट, ग्रैब इट लाइक अ प्रो. I'll make you read the entire passage right before we take a look at the options, right, ताकि आप एक बार कनेक्ट कर सकें, एसोसिएट कर सकें, राइट, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी. एक बार पढ़िए ऑप्शंस को एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इन वन गो. चलो, आई विल एक्सप्लेन यू द पैराग्राफ. राइट, तो देखिए क्या है, आपको समरी आइडेंटिफाई करनी थी. तो स्टडिंग लैम्प्रे शोज हाउ दीज ब्लूप्रिंट्स इवॉल्व्ड इन द अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स, सेज क्रोमलॉफ. His research links facial, तो उनकी रिसर्च बेसिकली क्या करी है? His research links facial and head development in animals to the development of craniofacial abnormalities, right? तो ये क्या कर रही है? craniofacial abnormalities को हेल्प कर रही है समझने में. The evolutionary history of lampreys and other vertebrates also helps scientists like Ri Rong Peng, ophthalmologist and neurobiologist at UCLA, illuminate the evolution of vision. So Peng's research has found lampreys' retinal cells are similar to those of vertebrates. So Peng की research ने क्या शो किया कि जो लैम्प्रे के रेटिनल सेल्स हैं वो किससे सिमिलर है? बाकी वर्टिब्रेट से, जैसे माइस, चिकन और जीब्रा फिश से. सो सच अ फाइंडिंग, ठीक है, suggest. So what are the findings reflecting, suggesting retinal vision like humans have evolved early in the vertebrate lineage? Studying the overlap between animal retina gives a window into how vertebrates saw the world 500 million years ago. So you're basically having an insight of how the evolution happened, and it also helps you understand how the retina first formed. So आपको basically evolutionary understanding में मदद कर रहा है, right? अब एक बार आप options देखो. If we have to create a quick summary of the discussion, what it would be कि paragraph किस पे emphasize कर रहा है कि अगर लैम्प्रे की स्टडी कर रहे हैं, so this is helping scientists understand the early evolution of vertebrate craniofacial structures and vision, and it is providing a good insight into human retinal development and degeneration, right? तो अगर इस हिसाब से देखें और ये चॉइस को पढ़ें, studying lamprey helps scientists understand the early evolution of vertebrate craniofacial structures and vision. बिल्कुल आइडियली फिट बैठता है, कोई दिक्कत नहीं है इस पर्टिकुलर चॉइस में, राइट? तो ए को आप रख सकते हो. Now coming to B, lampreys are being genetically modified to prevent retinal degeneration in humans. So this exaggerates genetic modification which is not mentioned in the passage. So B answer नहीं हो सकता. Research on lamprey proves that human eyesights have remained unchanged for 500 million years ago. So this is incorrect claim that human vision has remained unchanged. Now coming to D, understanding lamprey's retinal cells allows scientists to recreate human vision in other vertebrates, misinterprets the information. Lampreys are primarily studied to improve ophthalmological treatments in mice and chicken. So this is wrongly suggesting कि lampreys are studied to improve vision in animals rather than for evolutionary insight. तो अगर आप देखोगे हर चॉइस में कोई ना कोई समस्या है और आइडेंटिफाई करनी जरूरी है कि क्या समस्या है. So what is a good answer choice to go for? Choice A. Now let's take a look at the next question. Please try solving it. So simple question है, agree to के साथ जाएंगे, ठीक है. सो दैट्स अ स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन. अग्री के साथ अगर आप टू को ऐड करते हैं तो इसका बेसिकली मतलब होता है मीनिंग एक्सेप्ट और कंसेंट टू समथिंग, ठीक है. सो इफ यू आर बेसिकली एक्सेप्टिंग और गिविंग कंसेंट, अग्रीमेंट, ठीक है. कंसेंट क्या होता है? स्वीकृति, ठीक है. तो अग्री टू इज द राइट वन, सो वी विल पिक डी एज द राइट आंसर. लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the diplomat's argument was so dash that even seasoned क्या होता है? मंझे हुए negotiators
फाउंड इट नियरली इम्पॉसिबल टू फॉलो हिज लाइन ऑफ रीजनिंग। तो कैसी आर्ग्यूमेंट होगी कि मंझे हुए लोगों को भी समझ में नहीं आई, कॉम्प्लेक्स होगी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगी, राइट। तो बेसिकली जो हमारी अप्रोच रहती है इन क्वेश्चंस के लिए, सी हु और व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। फिर उसके बाद देखिए सेंटेंस क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन या इंसाइट आपको शेयर करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वुड बी दैट यू कैन लुक फॉर ट्रांजिशन वर्ड्स, राइट, वो आपको हेल्प करता है फ्लो समझने में डिस्कशन का। नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट द वर्ड, और ये आपको लग रहा है कि इतने सारे स्टेप्स हैं, जब आप अप्लाई करते हो तो इट इज रियली लाइक अ केक वॉक एंड प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। सो द डिप्लोमेट्स आर्ग्यूमेंट्स वर सो डैश दैट इवन सीजन नेगोशिएटर, सो कैसी आर्ग्यूमेंट थी, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या कह रही है कि समझ में नहीं आया लोगों को, इट नियरली इज इम्पॉसिबल, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, ट्रांजिशन कोई खास दिख नहीं रहा। तो जो ये वाला स्टेप है, आप अगर ट्रांजिशन नहीं है तो मिस करके प्रिडिक्ट पे आ जाइए कि इट वाज सो कॉम्प्लेक्स। हमारा प्रिडिक्टेड वर्ड क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। प्रिडिक्टेड वर्ड कीप इट रिसाइकल्ड, यानी टेक्स्ट का ही कोई वर्ड अगर इस्तेमाल करके रिसाइकिल कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कीप इट इन सिंपल, यूज बेसिक हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप सोचते हैं उस तरीके का मुश्किल भी आप प्रिडिक्ट कर सकते थे। बट द आइडियाज दिमाग में अगर एक वर्ड रखेंगे तो एलिमिनेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ल्यूसिड होता है समथिंग विच इज ईजी टू अंडरस्टैंड, ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन है मतलब बहुत बेहतर तरीके से पानी का फ्लो जैसे बहता है ना वैसे ही इजी फ्री फ्लोइंग ल्यूसिड आइडिया, राइट। इसी का एक और सिनोनिम होता है पेल्यूसिड। सो ल्यूसिड तो नहीं हो सकता, अगर ल्यूसिड होता तो मंझे हुए लोगों को भी नहीं समझने वाला आइडिया जस्टिफाई नहीं होगा। कैंटेड क्या होता है, बिल्कुल ओपन, सो व्हाट इज कैंटेड, खुला बेबाक, तो ओपन भी नहीं हो सकता। सुपरफिशियल बेसिकली क्या होता है, समथिंग विच इज आर्टिफिशियल विच इज नॉट हैविंग ऑथेंटिसिटी, राइट। कोहेरेंट होता है जहाँ पे आपके आइडियाज एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो आप पैराजम्बल्स करते होंगे तो आई एम श्योर सर आपको बताते होंगे कि पैराजम्बल्स में आइडियाज में कोहेरेंस होना जरूरी है, यानी इंटरकनेक्टिविटी होना जरूरी है, एसोसिएशन रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो कोहेरेंट भी फिट इन ही नहीं करेगा। अब बचा क्या, ए बी सी डी तो एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ई। सो लैब्रिथीन क्या होता है, लैब्रिनेथ से वर्ड आया है। लैब्रिनेथ क्या होता है, आप कभी अगर बचपन में पिकनिक पे गए हो, कई ऐसी जगह गए हो जहाँ पे रास्ता खोजना होता है, तो इट्स अ मेज, राइट। तो पजलिंग आइडिया है कि कंफ्यूजिंग, इट्स सो पजलिंग, ठीक है। सो दैट इज द रीजन ई विल बी अ गुड चॉइस टू गो फॉर, ठीक है। सो हम क्या मार्क करेंगे, ई। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखिए, उससे क्वेश्चन सॉल्विंग में मजा भी आएगा, क्लैरिटी भी रहेगी, समय भी ज्यादा नहीं लगेगा और एक्यूरेसी भी आएगी, है ना। चलिए लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से पढ़िए, पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस में यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द डिस्कशन, अदरवाइज आप राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाते हो। Let me explain this particular set. So, artificial intelligence has increasingly been integrated into healthcare, from predictive diagnostics to robotic surgeries. So, how artificial intelligence has been integrated into healthcare, right? So, उसको यहाँ पर explain करने की कोशिश कर रहे हैं। रेंज बता रहे हैं, हॉस्पिटल्स रिपोर्ट फास्टर पेशेंट्स ट्रायज एंड मोर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स व्हाइल रिसर्चर्स यूज एआई टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग पैटर्न्स इन एपिडेमियोलॉजी। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन, हाउ इट इज बीइंग डन। डिस्पाइट, तो ट्रांजिशन देख लेंगे एक बार, फ्लो पकड़ना आसान रहता है। ओकेजनल एथिकल कंसर्न्स, तो कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं आपके, बट दीज डिस्पाइट, बावजूद these technologies have streamlined operations, so how things have become better with the use of AI. So consequently physicians are abandoning traditional training। देखिए abandonment का आइडिया नहीं, इंटीग्रेट कर रहे हैं पर abandon कर रहे हैं आप नहीं बोल सकते। This underscores the transformative potential of AI in improving both efficiency and patient care। previous idea से बिल्कुल इंटरकनेक्ट होता है, बी को रखेंगे। पेशेंट्स हैव लार्जली रेजिस्टेड, एक बिल्कुल नया आउट ऑफ स्कोप पर्सपेक्टिव नहीं लाने की कोशिश करें जब आप पैरा कंप्लीशन कर रहे हैं। Surprisingly, AI implementation has led to increased paperwork. Again, a new dimension should not be added in a para completion question, right? ध्यान रखें। Thus, hospitals are limiting AI, तो ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाएगा ना, पूरा पैराग्राफ तो कह रहा है कि भाई AI के यूज से बहुत मदद मिल रही है और फिर कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स लिमिट कर देंगे। क्यों हॉस्पिटल्स लिमिट करेंगे? इफ समथिंग इज बेनिफिटिंग द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इट इज स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस, it is reducing human errors, it is improving patient outcomes, so why would hospitals limit AI? They would rather use AI more, right? So this is not in flow of the discussion। तो इसी को हम कह रहे थे, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में कोहेरेंस समझा रही थी कि आइडियाज में इंटरकनेक्टेडनेस, एसोसिएशन होना जरूरी है। अगर आइडियाज रिलेट नहीं करेंगे तो इट वुड नॉट मेक सेंस, राइट।
So we will go for B as the right choice. चलिए simple active passive question. तो आई एम श्योर एक्टिव पैसिव आपने रिवाइज करा हुआ होगा या बचपन में सीखा हुआ होगा. तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट शुड परफॉर्म द एक्शन एंड सब्जेक्ट का अपीयरेंस पहले होना चाहिए. तो सब्जेक्ट क्या है, द बोर्ड. ठीक है. सो बेसिकली क्या होना चाहिए, जो बाय से कनेक्टेड आइडिया होता है ना, देखिए आफ्टर केयरफुल डेलिब्रेशन द प्रपोजल वाज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड. तो द बोर्ड इज द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट पहले आता है सेंटेंस में और फिर वो एक्शन परफॉर्म करता है. राइट. सो द बोर्ड डायरेक्टली परफॉर्म्स द एक्शन अप्रूव्ड ऑन द प्रपोजल. सो इफ यू सी ए बी और सी बेसिकली पैसिव ही है. राइट. एक्टिव में कंसिडरेशन ही नहीं है इसका. और अगर आप डी पे आएंगे तो द बोर्ड अप्रूव द प्रपोजल आफ्टर केयरफुल डेलिब्रेशन. तो डी बिल्कुल सही है. अगर ई में देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या किया, पास परफेक्ट टेंस ले आए विच इज रॉन्ग. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद E. Hence, what are we going to pick? We are going to pick D as the answer. तो बेसिकली क्या होता है, बोर्ड यहाँ पर आ गया. तो जो बाय द बोर्ड से कनेक्टेड होता है बेसिकली सब्जेक्ट होता है. राइट. तो अगर आप एक्टिव पोजीशन में देखेंगे, जैसे इफ आई टीच यू राम किक्स अ बॉल. ठीक है. सो राम क्या है, डूअर है, सब्जेक्ट है और वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. किक्स क्या है, एक्शन. और ऑब्जेक्ट एक्शन का कौन रिसीव कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, बॉल एक्शन रिसीव कर रही है. ठीक है. तो बोर्ड को परफॉर्म करना है. तो इसमें देखिए एबीसी में तो बोर्ड परफॉर्म ही नहीं कर रहा. डी में देखिए बोर्ड ने कौन सा एक्शन किया, board approved the proposal. Right. So this is really important that you have the subject right in the beginning if it is an active voice statement. ठीक है जी. So I hope you enjoyed solving the questions. Keep working hard, stay consistent. Vijay Bhav. God bless you.